अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 12। तो मेरे पास ये चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड ग्राफ, और ये बुक है बुक 2 जिसको हम कॉमनली D2 भी कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 12। तो ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट। हम इसको पहले रीड करेंगे, अच्छे से समझेंगे और उसके बाद इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको रीड करना। तो क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट स्टार्ट होती है, सॉल्व द इक्वेशन, यानी हमें एक इक्वेशन सॉल्व करनी है। कौन सी इक्वेशन सॉल्व करनी है? जो आगे मैंशनड है, यानी 9x² y² माइनस 12xy प्लस 4 इक्वल 0। हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाना है और क्वेश्चन की स्टेटमेंट आगे भी है अभी, और वो लिखी हुई है एक्सप्रेसिंग y इन टर्म्स ऑफ x, यानी सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व ही नहीं करना बल्कि इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन आएगा, जो उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगी, उसको हमने y इन टर्म्स ऑफ x भी लिखकर दिखाना है। ये y इन टर्म्स ऑफ x का क्या मतलब है? इसको अगर आप एक रफ आइडिया बना लें जहन में और उसको एक रफली इसकी एक डेफिनेशन कर लें, तो इसका मतलब ये है, आपने जो इक्वेशन आपको दी हुई है इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाने के बाद उस फॉर्म को कुछ इस तरह अरेंज करना है कि उसमें इक्वलिटी का जो साइन है उसके एक तरफ आपको y नज़र आए और दूसरी तरफ x नज़र आए। ये ऐसी इक्वेशन कहलाती है जो y और x को रिलेट कर रही होती है और y और x का आपस में कनेक्शन बना रही होती है। और इस इक्वेशन को बनाने का बहुत आसान सा तरीका होता है कि जो भी आपके पास एक्सप्रेशन लिखी हुई है उसको सॉल्व करने के बाद आप इक्वेशन के अंदर कुछ इस तरह मॉडिफिकेशन करें कि उसकी इक्वलिटी के एक तरफ सिर्फ y हो और दूसरी तरफ सिर्फ x हो। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि लेफ्ट साइड पे y हो या राइट साइड पे y हो, वो जिस तरफ भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस सेपरेट होने चाहिए। यानी y आपको बिल्कुल सेपरेटली एक साइड पे नज़र आ रहा हो और x आपको सेपरेटली एक साइड पे नज़र आ रहा हो। अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 का पर्पस है और जो सोल्यूशन है वो पूरा हो जाता है। तो हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद इसको इस तरह की फॉर्म में लिख के दिखाना है कि जिसमें y इन टर्म्स ऑफ x हो, यानी y और x कनेक्ट हो रहे हो एक दूसरे से इक्वेशन की फॉर्म में, यानी y एक तरफ नज़र आ रहा हो अलग से और x बिल्कुल सेपरेटली इक्वेशन के दूसरी साइड पे नज़र आ रहा हो। तो आइए इसके सोल्यूशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये वाली इक्वेशन है जिसको हमने डील करना है, जो कि ऊपर मेंशन्ड है, मैं दोबारा से यहाँ पे लिख दी है, यानी 9x² y² माइनस 12xy प्लस 4 इक्वल्स 0। अब याद रहे ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, और शायद कुछ स्टूडेंट इसकी पार्ट 2 को देख के जल्दी से कह दें कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, तो ये गलती होगी। याद रहे हमारे पास इन क्वेश्चंस के अंदर जो हमारे पास चैप्टर 5 के अंदर अपीयर हुए हैं अक्सर केस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ही हैं। तो उनको पहचानने का तरीका ये होता है, सबसे पहले तो आप देखें उनमें वेरिएबल कौन सा आ रहा है। अगर उसमें सिर्फ x वेरिएबल इन्वॉल्व है तो फिर तो बहुत आसान है। देखें x में सबसे बड़ी पार कहाँ पे है, जहाँ पे सबसे x की बड़ी पार होगी वही उसकी डिग्री होगी। अगर वो डिग्री जो बड़ी पार है यानी वो 2 हुई तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अगर वो 2 से कम हुई या 2 से ज़्यादा हुई तो दोनों केस में वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। लेकिन इसके लिए लाजमी होता है कि उसके अंदर जो वेरिएबल है आप उसके बारे में जो कैलकुलेशन है जो आप अच्छे से उसको ऑब्जर्व कर लें कि उसमें कोई और वेरिएबल तो इन्वॉल्व नहीं है, तब जाके आप उसकी डिग्री जो है ऑब्जर्व करने में कामयाब होंगे और फिर आप बता सकेंगे कि वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो एक चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए। दूसरी बात ये आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपके पास ऐसी इक्वेशन आ जाए लिखी हुई जिसमें आपके पास एक से ज़्यादा वेरिएबल नज़र आ रहे हों, तो वहाँ पे जो डिग्री का कैलकुलेट करने का मेथड है वो थोड़ा सा बदल जाता है। जहाँ जहाँ पे वेरिएबल होते हैं उनकी जो जो पावर होती है उनको आपस में ऐड करना पड़ता है, और जो सबसे बड़ी पावर आपको मिलती है ऐड करने के बाद वही उस इक्वेशन की डिग्री कहलाती है। और वो डिग्री अगर 2 हो तो वो पूरी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक बोलते हैं, अगर वो 2 के अलावा हो तो उसे क्वाड्रेटिक नहीं बोलते। जिस तरह के सामने वाली इक्वेशन आपको नजर आ रही है इसमें आपके पास x और y वेरिएबल हैं। आप देख सकते हैं 12 के साथ भी xy लिखा हुआ है, 9 के साथ भी x और y लिखा हुआ है, यानी इसमें वेरिएबल तो एक से ज़्यादा एक तरह के आ रहे हैं, वो है एक x और एक y। तो यहाँ पे डिग्री को कैलकुलेट करने का थोड़ा सा मेथड हमें अप्लाई करना पड़ेगा। वो तरीका क्या होगा, आप देखें कहाँ कहाँ पे वेरिएबल आ रहे हैं। 4 के साथ तो वेरिएबल नहीं आ रहा तो इसको तो इग्नोर कर दें। 12 के साथ 2 वेरिएबल आ रहे हैं x और y, इनकी पार देखें क्या है, या आप कह लें इनके एक्सपोनेंट देखें क्या है, दोनों का मीनिंग सेम है, पार कह लें या एक्सपोनेंट। तो x का एक्सपोनेंट भी 1 है, y का एक्सपोनेंट भी 1 है, जो 12 के साथ लिखे हुए हैं। कुछ भी नहीं लिखा हुआ इसलिए मैं इसको खुद से कह रहा हूँ, ये 1 है। तो 1 + 1 करें तो कितना आता है 2, यानी आपको इस टर्म में एक्सपोनेंट को ऐड करने के बाद जो सम मिल रहा है वो मिल रहा है 2। अगर इससे बड़ा कोई सम मिल गया तो वो उसकी डिग्री कहलाएगी और वही हमें बताएगा, वो डिग्री हमें बताएगी कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो x और y का तो जो पार्स हैं या उनकी एक्सपोनेंट हैं उनको ऐड करने से 2 आ रहा है। अगर आगे चलें तो 9 के साथ भी वेरिएबल है x और y, और वहाँ पे x का एक्सपोनेंट 2 है, y का एक्सपोनेंट भी 2 है। 2 + 2 करें तो कितना होता है, वो आता है 4।
तो देखें आपको इस वाले एक्सपोनेंट 12 के जो थे साथ एक्स और वाई के जो एक्सपोनेंट थे उनको ऐड करने से 2 मिल रहा था, जबकि 9 के साथ जो वेरिएबल है उनके एक्सपोनेंट को ऐड करने से 4 मिल रहा है, और इससे आगे कोई और टर्म भी नहीं है कि हम चेक करें। इसका मतलब जो सबसे बड़ा सम मिला है एक्सपोनेंट को ऐड करने के बाद वेरिएबल का, वो मिला है 4, जो कि 2 नहीं है। इसका मतलब ये इक्वेशन अगर इस तरह की फॉर्म में आपके पास खुद से लिखी हुई आ जाए कहीं पे, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी, क्योंकि इसकी डिग्री 2 नहीं बनती। डिग्री क्यों 2 नहीं बनती? क्योंकि इनका जो सम करने के बाद हमें मिल रहा है 4, वो 2 नहीं है। हाईएस्ट सम 2 मिलना चाहिए था, जो कि इस इक्वेशन में पॉसिबल नहीं हो रहा, इसलिए ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं होगी। अगर ये इस तरह की फॉर्म में लिखी हो, जिस तरह के या सामने फॉर्म में लिखी हुई है, अगर ये किस तरह मॉडिफाई हुई हो, कोई और फॉर्म बना के लिखी हो, फिर आप उस फॉर्म से उसकी जजमेंट कर लेंगे कि वो क्वाड्रेटिक बनेगी या नहीं बनेगी। लेकिन अगर आपके पास ये फॉर इंस्टेंस लिखी हुई आ जाए, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। रीज़न क्या है? इसकी जो एक्सपोनेंट का सम है हाईएस्ट, वो 4 बन रहा है, वो 2 नहीं आता। तो ये चीज़ें इसलिए बता देता हूँ क्योंकि ज़ाहिर बात ऑब्जेक्टिव भी स्टूडेंट्स अक्सर फेस करते हैं क्वेश्चंस के तौर पे अपने पेपर्स के अंदर, तो ये उनके लिए आसानी रहे। तो अब हम क्या करें, इसको किस तरह सॉल्व करें? आप इसको ऑब्जर्व करें तो ये इक्वेशन एक फार्मूला बन रही है जिसको हम आइडेंटिटी भी बोलते हैं। बहुत मशहूर आइडेंटिटीज़ हैं, आपने फार्मूलाज याद किए हुए हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जिनको हम आइडेंटिटीज़ बेसिकली बोलते हैं, या अभी आसानी के लिए हम इसको फार्मूलाज बोल लेते हैं ताकि आप लोग कहीं पे कंफ्यूज ना हो। तो आप देखें ये कुछ उस जैसी ही लिखी हुई है, तो इसमें एक प्लस का साइन आ रहा है और एक माइनस का। तो ऐसा फार्मूला ज़रा याद करें जिसमें एक प्लस का साइन आता था, एक माइनस का, 3 टर्म्स आती थी, कुछ स्क्वेयर्स की चीज़ें आती थी। तो वो फार्मूला है ये वाला, जिसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं बेसिकली। a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आप ग्रीन बॉक्स में देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें जो a होता है ये फर्स्ट टर्म होती है, माइनस के बाद जो चीज़ लिखी होती है इसको बोल रहे होते हैं b, ये सेकंड टर्म होती है। तो इस फार्मूले को जब एक्सपेंड करते हैं, यानी इस पार्ट 2 को ख़त्म करके ओपन करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, तो जो फर्स्ट टर्म होती है उस पर स्क्वायर आता है, जिसको हम बोलते हैं a स्क्वायर, प्लस का साइन आता है हमेशा। जो सेकंड टर्म होती है उस पर भी स्क्वायर आता है, यानी b स्क्वायर कहते हैं उसको। फिर माइनस का साइन आता है, 2 लिखते हैं खुद से, और ab का मतलब होता है फर्स्ट और सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करके 2 के साथ लिख दें। तो आप देखें यही फार्मूला यहाँ पे आपको लगता नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, यहाँ पे भी 3 टर्म्स हैं इस फार्मूले में। इधर एक प्लस का साइन है, एक माइनस का साइन है, इधर भी एक प्लस का साइन है, एक माइनस का साइन है। अब बस ये देखना है कि क्या a स्क्वायर और b स्क्वायर जैसी यहाँ पे कोई चीज़ बनाई जा सकती है। अगर वो बन गई तो इसका मतलब है ये एग्जैक्टली ये वाला ही आइडेंटिटी, ये वाला ही फार्मूला यहाँ पे हमें मदद करेगा इसको सॉल्व करने में। तो आप देखिए 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर में x के ऊपर तो पहले से स्क्वायर है, y के ऊपर भी पहले से स्क्वायर है। जिस तरह अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि a के ऊपर स्क्वायर है, यानी पूरी a टर्म जो होती है उस पर स्क्वायर होना चाहिए, तो a टर्म कहते हैं पहली वाली टर्म को। तो अगर मैं इसको पहली वाली टर्म कह रहा हूँ क्योंकि इस पर पहले से स्क्वायर है, इसलिए इसको a कहने की a बनाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी फिलहाल। तो x पे तो पहले से स्क्वायर है, y पे पहले से स्क्वायर है। अगर 9 पे भी, 9 को भी किसी ऐसे नंबर में लिख दिया जाए कि इस पे भी स्क्वायर आ जाए, तो ये पूरी टर्म के ऊपर स्क्वायर हम लिख सकते हैं होल स्क्वायर, क्योंकि जब हर टर्म के ऊपर पावर 2 हो तो आप उनको ब्रैकेट्स में लिख के उसके ऊपर होल पावर 2 लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पे टास्क भी है क्योंकि हम इस फार्मूले जैसा बनाना चाह रहे हैं। और इस फार्मूले में जो पहली टर्म होती है उसके ऊपर ये होल स्क्वायर ही होता है, चाहे आप ब्रैकेट्स यहाँ लगा लें या ना लगाएं, इसका मीनिंग सेम ही होता है। तो आप देख सकते हैं 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होता है? वो भी 9 ही होता है। 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो अगर मैं इस 9 को लिख लूँ 3 का स्क्वायर, तो 3 पे भी स्क्वायर आ जाएगा, x पे भी आ जाएगा, y पे भी आ जाएगा। तो यानी ये तो a स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि सब पे स्क्वायर लिखा जा सकेगा। अब ढूंढना है b स्क्वायर, तो -12 को तो b स्क्वायर नहीं बना सकता, क्योंकि 12 कोई भी ऐसे नंबर में ब्रेक नहीं किया जा सकता कि जिसका स्क्वायर करें तो वो 12 आए, इसलिए ये तो इग्नोर हो जाएगा। हाँ, 4 को बनाया जा सकता है b स्क्वायर, क्योंकि 4 को हम लिख सकते हैं +2 का होल स्क्वायर। 2 का होल स्क्वायर कितना होता है? 4, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है? 4। तो यानी इसमें a वाली टर्म बनेगी ये पूरी 9xy, और b वाली टर्म बनेगी ये 4। ठीक है, इसको हम इस तरह की फॉर्म में लिखेंगे। और वैसे भी क्लियर है कि जहाँ पे माइनस आ रहा होता है वो 2ab वाला पार्ट बन सकता है। यहाँ पे -12 के साथ आ रहा है तो ये 2ab वाला पार्ट बन सकता है, a और b वाला पार्ट इंडिविजुअली नहीं बन सकता। यानी अब इस चीज़ को ऐसे लिख देंगे हम कि 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3xy का होल स्क्वायर। याद रहे इसका मीनिंग यही है, जब आप इस स्क्वायर को अप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर 3 पे भी अप्लाई होगा, 3 का स्क्वायर वापस कितना बन जाएगा? 9। ये स्क्वायर x पे भी अप्लाई होगा, वापस कितना बन जाएगा? x स्क्वायर। ये स्क्वायर y पे भी अप्लाई होगा, वापस कितना बन जाएगा? y स्क्वायर।
इस +4 को मैंने पहले लिख लिया क्योंकि जिस तरह की फॉर्म में मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखा है उसी फॉर्म में यहाँ पे लिखा है। इसको आगे पीछे भी करके लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो +b² आ रहा था दूसरी टर्म के तौर पे, इसलिए मैं यहाँ पे +4 को, क्योंकि मैंने b का है इसलिए उसको यहाँ पे मैं दूसरी मरतबा लिख रहा हूँ, दूसरे टाइम लिख रहा हूँ। तो +4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो देखें 2 का स्क्वायर यहाँ पे लिख लिया, 2 का स्क्वायर 4 ही होता है। माइनस का साइन वैसे ही 2 आएगा फॉर्मूले के लिहाज से, आगे आएगा a और b। a और b का मतलब होता है जो फर्स्ट टर्म है और सेकंड टर्म है उनको मल्टीप्लाई कर दें, यानी फर्स्ट टर्म थी यहाँ पे स्क्वायर के नीचे जो होती है वो फर्स्ट टर्म होती है, याद रखें वो होती है 3xy, और जो सेकंड टर्म है वो है b यानी 2, यानी a है 3xy और b है 2। तो 3xy को और 2 को यहाँ ब्रैकेट्स में लिख दें, तो देखिए मैंने 2 के साथ 3xy और 2 को ही ब्रैकेट में लिखा है। तो अब मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन आप देख लें कंप्लीट हो चुकी है। ये मेरा बन चुका है a², ये बन चुका है b², ये है माइनस, ये है 2, यहाँ पे है a, यहाँ पे है b। और इस फार्मूले की मदद से जो ग्रीन बॉक्स में लिखा हुआ है यहाँ पे कि अगर a² + b² - 2ab की फॉर्म में कोई चीज़ बन जाए तो उसको लिखा जा सकता है ब्रैकेट्स a - b का होल स्क्वायर। तो यानी इस पूरी चीज़ को, क्योंकि ये बन चुकी है, ये फर्स्ट वाला a² है, सेकंड वाला b² है, ये माइनस है, ये 2 है और ये a और b है, तो ये इसी फॉर्म में बन चुकी है a² + b² - 2ab की फॉर्म में। तो अब इसको मैं लिख सकता हूँ इस फॉर्म में a - b का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल होती हैं। ये लेफ्ट साइड लिखी हो तो राइट बना सकते हैं, राइट लिखी हो तो लेफ्ट के इक्वल रख सकते हैं। तो ये क्योंकि लेफ्ट साइड लिखी हुई है इस फॉर्मूले के लिहाज से, तो इसको मैं इस ये जो हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है ये यहाँ पे इस फार्मूले के राइट साइड पे लिखी हुई है, तो इसको मैं इक्वल रख सकता हूँ इस लेफ्ट साइड जैसी चीज़ पे, यानी a - b के होल स्क्वायर जैसा। तो इसी चीज़ को मैं लिखने लगा हूँ a - b का होल स्क्वायर। पहले ब्रैकेट डालूंगा, a है 3xy, माइनस का साइन, फिर आएगा b है 2, यहाँ पे 2 ब्रैकेट क्लोज और उस पर होल स्क्वायर आएगा और इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यानी इस सारी चीज़ को मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। याद रहे जो स्क्वायर के नीचे होता है फर्स्ट में वो a होता है, जो दूसरे स्क्वायर के नीचे होता है वो b होता है। और ये जब फॉर्म बन जाएगी अब हमने इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये वही इक्वेशन है जो भी मैंने आपको बताई है, क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास पार्ट 2 नज़र आ रही है, होल पार्ट 2 नज़र आ रही है, और हमने इस होल पार्ट 2 को ख़त्म करना है, इसको फाइनलाइज करना है, इसको आप कह लें बिल्कुल ही 1 की पार में ले आना है, मतलब कुछ भी यहाँ पे 2 नहीं आना चाहिए, मेरा कहने का ये मतलब है। हमने इस 2 को भी यहाँ से हटाना है, रिमूव करना है। तो जब भी होल स्क्वायर हो, आगे इक्वेशन हो, कुछ नंबर लिखा हो, तो ऐसे केसेस में इस स्क्वायर को हटाने के लिए हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर देते हैं। तो इसलिए मैं इस इक्वेशन के दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर दूंगा, क्योंकि स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें इक्वेशन के अंदर ये पार्ट 2 है दोबारा नहीं मिलेगी। तो मैं लिखूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जब मैं इन दोनों साइड्स पे इक्वेशन के स्क्वायर रूट ले लूँगा तो मेरे पास कुछ इक्वेशन इस तरह बनेगी। मैंने 0 के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं डाला है, क्योंकि 0 पे स्क्वायर रूट डालने की ज़रूरत नहीं है, वो 0 ही आएगा। 3xy - 2 के होल स्क्वायर पे स्क्वायर रूट डाल लिया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो ये जो पार्ट 2 नज़र आ रही है इस स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो सिर्फ बचेगी 3xy - 2 = 0। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो याद रखें, स्क्वायर रूट के 2 पॉसिबल आंसर होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। हम यहाँ पे नेगेटिव वाले आंसर को इग्नोर कर रहे हैं और सिर्फ पॉजिटिव आंसर की बात कर रहे हैं। और इसी चैप्टर में जहाँ पे भी आप क्वेश्चंस बाकी भी देखेंगे हम नेगेटिव वैल्यूज़ को इग्नोर करेंगे, जो 5B में आप देखेंगे, और पॉजिटिव वैल्यूज़ को पिक कर लेंगे। इसीलिए स्क्वायर रूट का भी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को मैं पिक कर रहा हूँ, नेगेटिव वैल्यू को पिक नहीं कर रहा। वैसे भी वो 0 है, अगर आप उसको वैसे ही मैनेज करेंगे तो आपको पॉजिटिव ही डोमिनेंट वैल्यू यहाँ पे नज़र आएगी। तो अब यहाँ पे देखेंगे 3xy - 2 जो है इक्वल टू 0 आ चुका है, स्क्वायर के रूट से कैंसिल हो चुके हैं पिछले स्टेप में। ये -2 को जब इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करूँगा ये आएगा +2, यानी 0 + 2 हो जाएगा, और 0 + 2 कितना होता है 2, यानी अगली इक्वेशन बनेगी 3xy = ये जो -2 था उधर जाके +2 हो गया, 0 + 2 कितना हो गया +2। अब आप याद करें जो क्वेश्चन था उसमें लिखा हुआ था कि एक्सप्रेस करें y को इन टर्म्स ऑफ x में, पहले जिक्र किया गया था y का। तो जब भी ऐसा इक्वेशन है जिसमें लिखा हो y इन टर्म्स ऑफ x या x इन टर्म्स ऑफ y, तो आपने देखना है कौन सी चीज़ पहले मेंशन की गई है। हमारे क्वेश्चन में मेंशन किया गया है y इन टर्म्स ऑफ x, तो आपने सबसे पहले y को सेपरेट कर लेना है, जो चीज़ पहले मेंशन होगी उसी को सेपरेट कर लें। क्योंकि y को इन टर्म्स ऑफ x लिख के दिखाना है तो आप सबसे पहले ये सोच लें, इससे आसानी रहती है कि y को हमने अलग करना है, y के साथ और कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे y के साथ 3x लिखा हुआ है और ये 3x y से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं इसको इक्वेशन के दूसरी साइड पे मूव करूँगा तो ये 2 से क्या हो जाएगा, जाके ये हो जाएगा डिवाइड। तो 3x y से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करूँगा तो ये हो जाएगा
डिवाइड। तो हमारे पास इक्वेशन मिलेगी y यहाँ पे वैसे ही, और जो 3x था वहाँ जाके 2 से डिवाइड हो चुका है, y इक्वल्स 2/3x। तो देखें ये एक ऐसी इक्वेशन, यही हमें चाहिए थी, ये हमें ऐसी इक्वेशन मिल चुकी है जिसमें जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि इक्वालिटी के एक साइड पे y होना चाहिए सिर्फ, और दूसरी साइड पे x होना चाहिए। तो आप देखें इक्वालिटी के लेफ्ट साइड पे सिर्फ y है, और राइट साइड पे यहाँ 3 के साथ आपको क्या नज़र आ रहा है, x, यानी x और y आपको सेपरेट नज़र आ रहे हैं इक्वेशन के अंदर। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें आपको x और y सेपरेट नज़र आ रहे हो, बीच में इक्वालिटी का साइन हो, इसी को हम बोलते हैं y इन टर्म्स ऑफ x। यानी ये ऐसी इक्वेशन है जिसमें y इन टर्म्स ऑफ x लिखा हुआ है, यानी y इक्वल्स 2/3x, यानी y को और x का रिलेशन ये बनाया यहाँ पे जा चुका है। तो y एक तरफ सेपरेट है, यहाँ पे y के साथ कोई x नहीं है, यहाँ पे x के साथ कोई y नहीं है, इक्वालिटी के दोनों अलग अलग साइड पे हैं, इसी को बोलते हैं ऐसी इक्वेशन जो बोली जाती है y इन टर्म्स ऑफ x। तो यही हमारा टास्क था, तो ये हमने बना ली है। तो इसका आंसर है y इक्वल्स 2/3x।